डेट है आज 2 मार्च 2021। आज की करंट अफेयर देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे रोज की तरह, जो कुछ करंट अफेयर पे बेस्ड होंगे और कुछ स्टैटिक पोर्शन पे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक है लॉन्च ऑफ अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट। यह भी लॉन्च किया है इसरो ने सैटेलाइट, और इसके साथ और 18 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, इनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। पूर्णागिरी टेम्पल अभी न्यूज़ में है, इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। नेशनल साइंस डे, ये न्यूज़ में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ई दाखिल पोर्टल फंक्शनल इन 15 स्टेट्स एंड यूटीज़। ये ई दाखिल पोर्टल क्या है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सारस आजीविका मेला, ये अभी न्यूज़ में है रिसेंटली, इसके बारे में देखेंगे। टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, तो ये क्या प्रोग्राम है, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। हूदीज अटैक्ट रियाद, हूदी ने अभी अटैक किया है रियाद में। रियाद कहाँ पे, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। तो ये क्या है, हूदी क्या है, कौन होते हैं, कौन सी कम्युनिटी है। और दूसरा ये यमन क्राइसिस क्या है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ये बहुत बार न्यूज़ में रहता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या है, लॉन्च ऑफ अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट। यह भी इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो आप जानते होंगे इंडिया की स्पेस एजेंसी है, जो क्या है सैटेलाइट वगैरह भेजती है स्पेस में। ये जी देखो आप सैटेलाइट अमेजोन, ये अमेजोनिया 1 फर्स्ट, ये किसका है, ब्राज़ील का सैटेलाइट है जी, ब्राज़ील का सैटेलाइट जो इसरो ने भेजा है। ये देखो जी, रिसेंटली लॉन्च अमेजोनिया 1 सैटेलाइट ऑफ ब्राज़ील एंड 18 को पैसेंजर सैटेलाइट्स। 18 और सैटेलाइट भेजे हैं इसके साथ। तो टोटल कितने भेजे हैं, 19 सैटेलाइट। किसके थ्रू भेजे हैं, PSLV C51 रॉकेट। ये रॉकेट का नाम है जी PSLV C51। इसकी फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये रॉकेट होता है जी, रॉकेट के ऊपर रख के सैटेलाइट को भेजा जाता है। अभी दिखाऊंगा आपको, ये देखो जी, ये है रॉकेट। इस रॉकेट पे रखे होते हैं जी यहाँ पे सैटेलाइट। सैटेलाइट ये रॉकेट फिर क्या है, अलग हो जाता है इससे, और स्पेस में ये इससे सैटेलाइट है जो वो अलग हो जाता है, इससे सेपरेट हो जाता है। और फिर वो अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है ग्रेविटी से, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल के, जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ये चारों ओर ये ऑर्बिट करता रहता है अर्थ के चारों ओर। तो ये PSLV C51 है, इज़ द 53rd मिशन। ये 53rd मिशन है जी, इसका नाम भले ही C51 है लेकिन 53rd मिशन है। इससे पहले पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से 52 मिशन भेजे जा चुके हैं। और जो अमेजोनिया 1 सैटेलाइट है, ये प्राइमरी सैटेलाइट है लॉन्च में, जो भी अभी भेजा है ये सबसे प्रमुख है, मतलब मेन सैटेलाइट है। अब जो ये है PSLV C51 अमेजोनिया 1, ये किसने भेजा है, ये मेनली एक अभी क्या बनाया गया था, एक PSU की तरह बनाया गया था। ये मान लो अभी एक कंपनी बनाई थी गवर्नमेंट ने, क्या नाम था उसका, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। ये गवर्नमेंट ने बनाई थी। तो इसका फर्स्ट मिशन है ये जो भेजा है अभी अमेजोनिया 1। ये गवर्नमेंट ने कंपनी बनाई थी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किसके अंडर काम करता है, डायरेक्टली PMO के अंदर, मतलब प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है जिस, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर ही इसरो काम करती है। तो ये जो है कंपनी, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर काम करती है। अब इसका काम क्या होगा, सैटेलाइट का जो सैटेलाइट भेजा है, सैटेलाइट का काम होगा जी अमेजोनिया 1 का, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का क्या मतलब है कि ये अर्थ के बारे में क्या है, इन्फॉर्मेशन जुटाएगा रिमोट सेंसिंग एरियाज़ में। तो ये क्या है, ये देखो जी, जो ब्राज़ील के जंगल है ना, ब्राज़ीलियन टेरिटरी है, वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है। अमेजन रीजन के बारे में आपने सुना होगा, ब्राज़ील में अमेजन फॉरेस्ट, वहाँ पे बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है। तो उसके बारे में, डिफॉरेस्टेशन के बारे में मॉनिटरिंग करेगा, मतलब वहाँ पे कौन पेड़, मतलब पेड़ वगैरह, ट्री वगैरह कौन कट कर रहा है, कौन काट रहा है पेड़ वगैरह। तो इसके बारे में पूरी मॉनिटरिंग करेगा सैटेलाइट, सारा देख सकेगा कि कहाँ पे डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है। इमेज, ये क्या है, सैटेलाइट स्पेस में इमेज खींच के फ़ोटो खींचेगा जी, फ़ोटो खींचने के बाद ये भेज देगा। तो वहाँ से पता लगा पाएंगे यहाँ पे पहले इतना फॉरेस्ट था और अब इतना घट गया है, तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो उसको रोका जा सकेगा। जैसे वहाँ पे भी जो ट्राइब वगैरह रहती हैं, जनजाति वगैरह फॉरेस्ट में रहती हैं, उन्हें रोका जा सकेगा डिफॉरेस्टेशन से। तो और भी क्या है, एग्रीकल्चर वगैरह में भी ये क्या है, एनालिसिस कर सकेगा। तो ये सारे काम करेगा ये सैटेलाइट। इतना ही था इसमें, चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट है जी पूर्णागिरि टेम्पल। ये अभी न्यूज़ में है रिसेंटली। न्यूज़ में क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेन चलाई गई है जी। ये आप इमेज में देख रहे हो, पूर्णागिरि टेम्पल है जी, ये इसी का पार्ट है टेम्पल का। ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है यार, कहाँ पे ये उत्तराखंड में है जी। ये टनकपुर से लेके एक दिल्ली जंक्शन तक एक ट्रेन चलाई है, स्पेशल ट्रेन। क्यों? इसी के लिए, ताकि जो तीर्थ यात्री हैं, जो लोग जाते हैं यहाँ पे पिलग्रिमेज करने के लिए, मतलब तीर्थ स्थान पे जाते हैं, उनके लिए एक ट्रेन चलाई है, स्पेशल ट्रेन। तो ये पूर्णागिरि टेम्पल क्या है, कनेक्टिविटी ताकि इम्प्रूव हो सके यहाँ पे पूर्णागिरि टेम्पल पे। ये अन्नपूर्णा रेंज पे है जी। यहाँ पे उत्तराखंड में क्या है, अन्नपूर्णा रेंज है एक, वहाँ पे टेम्पल क्या है, हर साल यहाँ पे एक मेला लगता है जी नवरात्रि पे, पूर्णागिरि मेला इसके नाम से फेमस है ये टेम्पल उत्तराखंड में एक चंपावत जगह है, वहाँ पे काली रिवर फ्लो करती है, जो काली नदी है फ्लो करती है, उसके राइट बैंक पे, मतलब राइट साइड पे एक टनकपुर नाम की जगह है, उससे 20 किलोमीटर दूर ये टेम्पल सिचुएटेड है। ये प्लेस आपको याद रखने, रिसेंटली जो न्यूज़ में है, चंपावत कहाँ पे, टनकपुर कहाँ पे, ये अन्नपूर्णा रेंज कहाँ पे, अन्नपूर्णा रेंज ये टेम्पल ये कहाँ पे, ये अन्नपूर्णा थोड़ा साउथ इंडियन सा नाम है, कंफ्यूज हो सकते हो आप, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे नाम है ना। तो ये जो पूर्णागिरि देवी टेम्पल है इज वन ऑफ द 108 सिद्ध पीठ्स। जो पूर्णागिरि देवी टेम्पल है जी 108 सिद्ध जो पीठ है उनमें से एक है ये। तो इसके बारे में इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है हमारा नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये हर साल एवरी ईयर 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है जी? रमन इफेक्ट की डिस्कवरी हुई थी जी इस दिन। रमन इफेक्ट की डिस्कवरी किसने की थी? सीवी रमन ने। सीवी रमन ने। क्या जी रमन इफेक्ट? ये देखो जी, कोई भी लाइट मान लो किसी मॉलिक्यूल से जब ट्रांसफ़र होती है तो क्या है, बहुत ही लाइट में स्कैटरिंग हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट लाइट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और कुछ लाइट सीधे भी पास हो जाती है, लेकिन इसकी जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाती है। जो यहाँ पे लाइट आ रही थी, जो इसकी वेवलेंथ थी वो चेंज हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं जी रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट डिटेल में आपको जानना है तो उसके लिए मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, करंट विद जीएस, जहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पे क्लिक करके प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे साइंस एंड टेक की प्ले लिस्ट होगी, उसमें देखो जी 4 से 5 मिनट का लेक्चर होगा रमन इफेक्ट पे, पूरा डिटेल में आप देखिए, वेवलेंथ क्या होती है, रमन इफेक्ट क्या होता है, सारा डिटेल में पता चलेगा आपको। इस दिन क्या है, जो फिजिसिस्ट थे सीवी रमन, उन्होंने अनाउंस किया था कि रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की है। रमन इफेक्ट हमने थोड़ा इसके बारे में ब्रीफली समझा, और इसी के लिए जो रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था, इसी के लिए सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये क्या है, जो साइंस डे मनाया जाता है किस लिए? ताकि जो साइंस की इम्पोर्टेंस है, क्या महत्वपूर्ण, क्या महत्वता है इसकी, और क्या इसके सिग्निफिकेंस है साइंस के लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में क्या एप्लीकेशन हो सकती है, इसका ही मैसेज स्प्रेड करना है जी इस नेशनल साइंस डे का। इस साल की थीम क्या थी नेशनल साइंस डे की? फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। ये इसकी थीम थी। थीम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे पूछता नहीं है कभी भी यूपीएससी ना कोई पीसीएस, बस पढ़ लो लिखिए तो। ई दाखिल पोर्टल फंक्शनल इन 15 स्टेट्स एंड यूटीज़, ये नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक। ई दाखिल पोर्टल क्या है? ये ई दाखिल पोर्टल कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए लॉन्च किया गया है। अभी किसमें? 15 स्टेट्स और यूटीज़ में ये ऑपरेशनल है, काम कर रहा है। मतलब कंज्यूमर ग्रीवेंस का मतलब है जी, जो कंज्यूमर है, ग्राहक के दुख हैं जो, उनकी रिड्रेस कर सके, उनकी परेशानियां दूर कर सके। मतलब मान लो आप किसी शॉप से सामान लेने गए, आप ग्राहक हो गए, कंज्यूमर, अगर आपको ज़्यादा में सामान दे दिया या नकली दे दिया, फेक प्रोडक्ट दे दिया, तो इसके खिलाफ आप कहीं कंप्लेंट कर सकते हो ना। उसके एक ई दाखिल पोर्टल है जी, एक वेबसाइट है जी, साइट है इंटरनेट पे, बस ये पोर्टल वही है, वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेंट लिखा सकते हो, आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। तो ये है दाखिल पोर्टल। ये किसने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर ने लॉन्च किया है। ये किसके अंदर काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ये काम करता है जी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मिनिस्ट्री याद रखनी है किसने लॉन्च किया है और किस लिए लॉन्च किया है। इससे पहले जी लास्ट ईयर सितंबर 2020 में एक ई फाइलिंग लॉन्च किया था जी, ये नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने लॉन्च किया था इसे। ये भी यही काम करता था, मतलब कंज्यूमर के रिड्रेस, जो ग्रीवेंसेस हैं, दुख दर्द हैं, उनको रिड्रेस कर सके।
इसे दिल्ली फर्स्ट स्टेट था इम्प्लीमेंट करने, जिसने इम्प्लीमेंट किया था फर्स्ट स्टेट दिल्ली था ई फाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जी 2019 का, ये 2019 में अमेंडमेंट किया गया जी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। इससे पहले 1986 का एक्ट था। तो इसने क्या है, ई फाइलिंग, इसमें भी प्रोविज़न था ई फाइलिंग का, ताकि वो कंज्यूमर की जो कंप्लेंट है उसको रिजॉल्व कर सकें और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर सकें। अगर आप कंप्लेंट फाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन ही फ़ी पेमेंट कर सको। दूसरा, इससे क्या फ़ायदा है जी, डिजिटल सॉफ्टवेयर से जो ई पोर्टल है, दाखिल की बात कर रहे हैं हम अब, ई दाखिल पोर्टल है, उससे क्या है, जैसे आपने कंप्लेंट मतलब शिकायत दर्ज की, कंप्लेंट फाइल की ऑनलाइन, तो क्या है, जो जिसके खिलाफ की है अपोजिशन पार्टी के, तो वो भी क्या है अपना रिस्पॉन्स दे सकती है इलेक्ट्रॉनिकली वाया एसएमएस या ईमेल के ज़रिए, उसे पता लग जाएगा। तो ये जी इसके बारे में ई दाखिल याद रखना बस आपको। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी सारस आजीविका मेला। ये 2021 का अभी नोएडा में इनॉग्रेट किया गया, मतलब आरंभ किया गया सारस आजीविका मेला। किसने किया है ये लॉन्च मेला? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जी, टारगेट लक्ष्य क्या है? इसका टारगेट है कि जो वूमन है उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में इंक्लूड करना है, महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में इंक्लूड करना है, ताकि उनकी जो फैमिली इनकम है इंक्रीज की जा सके और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। मतलब उनकी जीवन की जो क्वालिटी है उनको बढ़ावा, मतलब इम्प्रूव किया जा सके, एक तरह से बढ़ाया जा सके। इसका टारगेट है कि मोर देन 300 रूरल सेल्फ ग्रुप्स एंड क्राफ्ट्समैन फ्रॉम 27 स्टेट्स को इसमें पार्टिसिपेट कराना, मतलब इस मेले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इतने, और वुमन का जो कंट्रीब्यूशन है उसको इंक्रीज करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो यही है जिसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ये क्या है जी, अभी गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि इसके प्लेस पे टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है, उसके प्लेस पे नया प्रोग्राम लाया जाए, मेरिट प्रोजेक्ट। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है क्या। इसे जी लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने, पहले इसका नाम यही था, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो इसे 2002 में लॉन्च किया था। किसकी सहायता से? वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस से इसे लॉन्च किया था और इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अभी हमारी कंट्री में। इसका टारगेट क्या है, जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको क्वालिटी है, जो उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करना है, अपस्केल करना है। और जो इंस्टीट्यूशन है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटी वगैरह हो गए, आपके एनआईटी हो गए, तो इनकी जो कैपेसिटी है उसको इन्हेंस करना इसका मेन टारगेट था। जो टेक्निकल एजुकेशन है जी, ये एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का थर्ड फेज स्टार्ट किया गया था 2017 में और ये कंप्लीट हो जाएगा जी 2021 में। इसका टारगेट यही था, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग एजुकेशन है, उसको उसकी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करना है टेक्निकल एजुकेशन में, मतलब उसकी इंजीनियरिंग जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करना है। मेनली जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है लो इनकम स्टेट्स में, मतलब जो गरीब स्टेट्स हैं, जैसे आपके बिहार हो गया जी, या फिर आपका झारखंड हो गया, तो इन स्टेट्स में क्या है, जो इंजीनियरिंग की इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है और इक्विटी, मतलब इक्विटी इंश्योर करना है, ताकि जो और स्टेट है उनके साथ ये कम्पीट कर सकें। अब मेरिट प्रोजेक्ट क्या है जी, मेरिट प्रोजेक्ट भी यही है जी, टेक्निकल एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करना इसका मेन टारगेट है मेरिट प्रोजेक्ट का। लेकिन अभी कैबिनेट ने इसे अप्रूवल नहीं दी है, जब अप्रूवल दे देंगे तभी ये जाके लॉन्च होगा मेरिट प्रोजेक्ट। तो अभी जब ये इसके बारे में आगे न्यूज़ आएगी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसे। अब ऐसे कोई इनिशिएटिव हैं और भी टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो इंडिया ने लॉन्च किया हो? उसका जवाब है यस, अदर इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव टेक्निकल एजुकेशन कौन कौन से हैं? एक है जी मार्गदर्शन एंड मार्गदर्शक, ये लॉन्च किया था ऑल इंडिया सेंटर फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और एक है जी इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम। ये स्कीम क्या है जी, इस स्कीम का उद्देश्य है जी, क्या टारगेट है इसका, कि कुछ इंस्टीट्यूशन को इसमें चूज किया गया है, उसमें क्या है, इंस्टीट्यूशन में इनको वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाना है, ताकि जब भी वर्ल्ड रैंकिंग हो इंस्टीट्यूशन की, कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह की, इंडिया का प्लेस भी टॉप 100 टॉप 50 में आ सके, मतलब वर्ल्ड क्लास के इन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करना है इसका टारगेट। और एक है जी टेक्निकल एजुकेशन के लिए मदर टंग में पढ़ाया जाए, ये प्रपोज रखा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की आई है जी,
उसमें ये रखा है बच्चों को मदर टंग में अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाए टेक्निकल एजुकेशन। इसका टारगेट यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने प्रोफेशनल कोर्स जैसे मेडिसन हो गया या इंजीनियरिंग हो गया, लॉ हो गया, अपनी मदर टंग में पढ़ सकें। जैसे मान लो कोई तमिल भाषा में पढ़ना चाहता है या मलयालम में पढ़ना चाहता है या फिर कन्नड़ में, या फिर वो पढ़ना चाहता है जितनी भी 22 शेड्यूल लैंग्वेज है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनमें वो पढ़ सकें अपनी किसी भी मदर टंग में। तो ये सजेस्ट यही करता है कि रीजनल जो लैंग्वेज हैं, रीजनल क्षेत्रीय भाषाएं क्लास 8 तक, वही सजेस्ट करता है कि उनको क्लास 8 तक अपनी मदर टंग लैंग्वेज हैं जो अपनी रीजनल भाषाएं उनमें पढ़ाया जाए। नेक्स्ट है जी एक उच्चतर आविष्कार योजना स्कीम। ये योजना जी जो हाई एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए चलाई गई थी। तो इतने सारे प्रोग्राम है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी हूदीज अटैक्ट रियाद। ये हूदी एक कम्युनिटी है जी, कहाँ पे? यमन में। यमन में कम्युनिटी है। यमन कंट्री कहाँ पे, उसकी लोकेशन देखेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में है, इस हूदी ने जी, हूदी कम्युनिटी है जो, उसने एक बालिस्टिक मिसाइल से अटैक कर दिया। कहाँ पे? रियाद में। रियाद कहाँ पे? सऊदी अरब की कैपिटल है जी रियाद, वहाँ पे। लेकिन सऊदी अरब ने इस जो मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया जी, स्पेस में डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इसलिए ये न्यूज़ में है जी। अब ये पूरी लोकेशन देखते हैं। ये पहले आप देखो, वेस्ट एशिया का ये मैप दिखाई दे रहा है आपको, ये सऊदी अरबिया दिखाई दे रहा है आपको, और ये आपको यमन दिखाई दे रहा है, ये ओमान है इसके साइड में। तो ये यमन की लोकेशन हम ये देख रहे हैं, ये यमन की लोकेशन है दूसरे मैप पे। इस मैप पे देखिए आप, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये यमन। जो आपको ये येलो, ये ऑरेंज पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ऑरेंज, ये सिया मेजोरिटी एरिया जी। आपको पता होगा मुस्लिम में दो कम्युनिटी हैं जी मेनली। कौन कौन सी? एक सिया और दूसरी कौन सी है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, सुन्नी। सुन्नी। तो ये यहाँ पे सिया लोग रहते हैं, ये सिया मेजोरिटी पीपल है। और जो ये रेड लाइन में दिखाई दे रहा है सारा एरिया, ये एरिया ये हूदी कंट्रोल एरिया। यहाँ पे हूदी कम्युनिटी रहते हैं जो मेनली सिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम की। सिया मुस्लिम है जी ये हूदी। और जो आपको ये दिखाई दे रहा है ऐसे लाइन में, ये एरिया जी अलकायदा ऑपरेशनल। यहाँ पे अलकायदा एक क्या है? ये अलकायदा आतंकवादी संगठन है, टेररिस्ट ग्रुप है जी अलकायदा। तो ये इसको अलकायदा इसको कंट्रोल करता है जी, यहाँ पे अलकायदा की प्रेजेंस है। और जो आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है जी, ये सेशनिस्ट प्रोविंस है, मतलब जो गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है अभी, वो यहाँ पे उसका कंट्रोल है। तो ये जी यमन का पूरा मैप। अब इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। ये अटैक के रीजन क्या थे, क्यों किया अटैक, जी हूदी पीपल ने क्या आया इनके मन में। देखो जी, यहूदी पीपल क्या है, वहाँ पे जैसे इलेक्शन हो रहा है जी, तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने एक जो अपना एरिया है जौफ प्रोविंस है, वहाँ पे तो ये क्या है, ये सऊदी अरब के बॉर्डर के पास है, यहाँ पे जीत रहे थे ये इलेक्शन, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन क्या है कि यमन गवर्नमेंट जो नॉर्थ में है, अभी जो यमन की गवर्नमेंट है वो हादी की गवर्नमेंट है जी। हादी, हादी वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है जी, राष्ट्रपति पूरा नाम है अब्दराबुहु मंसूर हादी। अब्दराबुहु मंसूर हादी, मंसूर हादी, हादी याद रखो बस आप। हादी की गवर्नमेंट है, तो वो वहाँ पे मारिव रीजन है जी, यहाँ पे उसकी मतलब हादी की प्रेजेंस ज़्यादा थी, तो उन्होंने सोचा यहाँ पे अटैक करने का। दूसरा क्या रीज़न था? दूसरा रीज़न था ईरान का सपोर्ट। ईरान सपोर्ट करता है जी जो हूदी पीपल हैं जी, हूदी कम्युनिटी है, उसको सपोर्ट करता है। अब सपोर्ट क्यों करता है वो जानेंगे वो भी। तो इसने क्या है, वो ईरान ये चाहता है कि सऊदी अरबिया है जो, सऊदी अरब यमन चौस में इन्वॉल्व रहे हमेशा। मतलब जो यमन चौस का मतलब होता है जी डिसऑर्डर, मतलब अराजकता। जब वहाँ पे रूल एंड लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से लागू ना हो किसी कंट्री में, डिसऑर्डर हो जाए, इंस्टेबिलिटी हो जाए, तो उसे बोलते हैं जी चाओस। तो यहाँ पे चाहता है वो सऊदी अरबिया यमन क्राइसिस में इन्वॉल्व रहे, यमन चाओस में। तो सऊदी अरबिया और ईरान पिछले 40 ईयर से इंगेज्ड हैं यमन क्राइसिस के। जो यमन का जो प्रॉक्सी वार होता रहता है, यमन क्राइसिस है जो इसमें इन्वॉल्व है, जब से ईरानियन रिवॉल्यूशन हुई थी तब से। और यमन इस तरह से इन दोनों कंट्रियों का कॉन्फ्लिक्ट मतलब विक्टिम बन गया है इन दोनों कंट्रियों के बीच में। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं, ये कहाँ से शुरू हुई अभी की जो लड़ाई है यमन कॉन्फ्लिक्ट। देखो जी 2014 में क्या हुआ था, यमन कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहा था दोनों लोकल, रीजनल और इंटरनेशनल एक्टर्स की वजह से। ये सऊदी अरबिया हो गया जो ईरान की वजह से,
तो इन, और दूसरा ये हौदी और हादी पीपल हैं, जो हादी की गवर्नमेंट को जो सपोर्ट करते हैं पीपल, और हौदी जो कम्युनिटी है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। जो हौदी पीपल हैं जी, ज्यादी ये ज्यादी सिया मुस्लिम है जी, जो चाहते हैं कि ये पिछले 1000 ईयर से जो रीजन जिन पे अभी ये क्या रूल करते हैं, जो रीजन दिखाया था और ये रेड लाइन के बीच में, उस पे अभी ये इनकी मतलब यहाँ पे रूल करते हैं पिछले हज़ारों सालों से। तो ये जो हादी की गवर्नमेंट है, जो प्रेसिडेंट है यहाँ का, उसके खिलाफ क्या है, ये चाहते हैं हादी की गवर्नमेंट ना हो, हमारी गवर्नमेंट हो यमन में। तो 2014 में हुआ क्या था, 2014 में हुआ था जी, इसने क्या किया था, इसने जो इलेक्शन थे पहले ही लेट थे, इसने और पोस्टपोन कर दिया उनको, प्रेसिडेंट ने। और ये चाहते हैं कि अभी भी क्या है, ये चाहते हैं कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बने, नया संविधान बनाए, हुदी पीपल चाहते हैं नया संविधान बने और उन्हें भी पावर दी जाए, हुदी पीपल को, हुदी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दी जाए गवर्नमेंट में। लेकिन हादी की गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती। और हादी को सपोर्ट कौन करता है, हादी को करता है जिस जो हादी अभी प्रेसिडेंट है फिलहाल, इसमें जो गवर्नमेंट है यमन में, उसको सऊदी अरबिया सपोर्ट करता है, सऊदी अरब, समझ गए। और जो हुदी पीपल हैं, हुदी पीपल को कौन सपोर्ट करता है, उसे करता है ईरान। ईरान सपोर्ट क्यों करता है, क्योंकि ईरान भी सिया कम्युनिटी है इसमें ज़्यादा मोस्टली, और यहूदी भी सिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सिया मुस्लिम। तो इसलिए ये चाहता है हुदी पीपल का रूल हो, और सऊदी अरबिया चाहता है सुन्नी का हो, और सुन्नी कौन है, हादी पीपल है यहाँ पे, इसलिए करते हैं जी ये। तो यमन ने क्या किया, मतलब यमन में जो ये हुदी पीपल हैं, ये चाह रहे थे इलेक्शन पोस्टपोन ना हो, लेकिन हादी ने इलेक्शन का पोस्टपोन कर दिया, और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नेगोशिएशन नहीं हुआ, दोनों के बीच में समझौता नहीं हुआ। तो इन पीपल ने, जो हुदी पीपल हैं, वो क्या है, साडा प्रोविंस में रहते थे, वहाँ से जो कैपिटल सना है यमन की, वहाँ पे मूव कर गए। और जो प्रेसिडेंशियल पैलेस था, मतलब जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन होता है जहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं, ऐसे ही वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, जो प्रेसिडेंट का महल है, उसके चारों ओर इन्होंने घेर लिया उसको, प्रेसिडेंट प्लेस को। और जो हादी हैं प्रेसिडेंट थे, उनको हाउस अरेस्ट में रख दिया, मतलब ना तो कोई वहाँ से बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है। अब सऊदी अरबिया का इंटरवेंशन क्या जी, सऊदी अरबिया ने यमन में 2015 में इंटरवीन किया। इसने हादी गवर्नमेंट से मतलब जो हादी जो प्रेसिडेंट है जी, उन्होंने रिक्वेस्ट की सऊदी अरबिया से, तो इन्होंने जो सऊदी अरब है उसने इंटरवीन किया, उसने इंटरफेयर किया इस यमन के कॉन्फ्लिक्ट में। तो हूदी क्या है जी, इसके बाद क्या है, वो चाह रहे थे कि गवर्नमेंट जो है उनकी बने, और ये यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में वर्स्ट ह्यूमन क्राइसिस समझा जाता है, जो ये क्राइसिस चल रहा था यमन में। तो यहूदी चाह रहे थे उनकी गवर्नमेंट बने, लेकिन सऊदी अरबिया ने हादी के रिक्वेस्ट पे इंटरवीन कर दिया और मिलिट्री कॉलिशन बना के और यहाँ पे अटैक कर दिया जी। अब फिर इनमें सीज फायर हुआ जी, सीज फायर का मतलब है जी युद्ध विराम। एक एग्रीमेंट साइन हुआ 2018 में, यहूदी जो यमन के यहूदी रिबल्स हैं और सऊदी अरबिया बैक्ड फोर्सेज हैं जो उनके बीच में, जो सऊदी अरबिया की फोर्सेज हैं वो तो प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रही थी ना, तो उन दोनों में क्या है जी, यूनाइटेड नेशन ने इनमें सीज फायर करवाया, इनके बीच में, दोनों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में युद्ध विराम करवाया 2018 में। अब दोबारा लेकिन ये 2019 में फिर से यहूदी ने अटैक कर दिया जी, दोबारा से क्राइसिस शुरू हो गया। जो यहूदी पीपल हैं जी, सिया पीपल हैं जो ये यमन के, ये बार बार सीज फायर को वॉयलेट करते रहते हैं। और इन्होंने क्या किया, सऊदी अरब में एक रीजन है जी जहाँ ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस होता है, उसका नाम है अरेमको, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन रीजन, यह सऊदी अरबिया में, वहाँ पे यमन ने अटैक कर दिया 2019 में। अब जब सऊदी अरबिया में अटैक करेंगे तो सऊदी अरबिया तो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होगा ही ना। अब कंसर्न क्या जी, और इसके पूरे इंटरनेशनल कंसर्न क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अब इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो जो विश्व है उसको क्यों यहाँ पे देख रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट को, और इंडिया की क्या कंसर्न है, पहले वर्ल्ड की समझो जी। यमन क्या है, स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट है, किस लिए, ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के पास है, यहाँ से क्या है, वर्ल्ड की जो ट्रेड होती है जी, शिप निकलते हैं यहाँ से, तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जो ऑयल है जी, वर्ल्ड का ऑयल यहाँ से पास होता है, शिप जो लेके जाते हैं, पानी के जहाज़ होते हैं, जहाँ से ट्रेड होती है जी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। आपने मैप पे देखा था ना, जो यमन है, यमन के पास रेड सी है और यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, और ये अरेबियन सी है,
तो इंडिया भी जैसे ऑयल मंगाता है तो यहाँ से आते हैं उसके शिप। तो ये प्रॉब्लम है जी यहाँ पे जब चलता है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा प्रॉब्लम ये है जी, इस रीजन में, यमन के रीजन में अलकायदा और आईएस की एफिलिएट रहते हैं। आईएस क्या जी, इस्लामिक स्टेट, ये दोनों आतंकवादी ग्रुप हैं। तो अगर मान लो यमन में अनस्टेबिलिटी रहेगी, डिसऑर्डर रहेगा, चाओस रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, तो इसकी वजह से ये दोनों आतंकवादी ग्रुप अपना क्या है, इमिनेट हो सकते हैं, दोनों अपना पकड़ बना सकते हैं यहाँ पे और यहाँ से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट जो हूदी हैं वो हमेशा क्या है, क्रॉस बॉर्डर अटैक करते रहते हैं। यहाँ पे सऊदी अरबिया में कर दिया, कभी किसी में कर दिया, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जी। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है ये, कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो सीन एज ए पार्ट ऑफ रीजनल पावर स्ट्रगल बिटवीन शिया रूल्ड ईरान और सुन्नी रूल्ड सऊदी अरबिया। जो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है जी, जो शिया रूल्ड ईरान है, जो मतलब ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है जी इनकी वजह से। मतलब यमन की एक जो हूदी पीपल है उसको ईरान सपोर्ट करता है और जो हादी की गवर्नमेंट है, सुन्नी कम्युनिटी है, उसे सऊदी अरबिया का सपोर्ट करता है। तो इनकी वजह से ईरान और सऊदी अरबिया भी दोनों, इनके बीच में इनका कॉन्फ्लिक्ट भी चलता रहता है इसकी वजह से। अब इंडिया के लिए क्या इंटरेस्ट है जी यहाँ पे, एक पहला सबसे बड़ा इंटरेस्ट है जी, इंडिया के जो लोग हैं, कम से कम यहाँ पे 8 मिलियन पीपल रहते हैं जी, लगभग कितने, 80 लाख लोग रहते हैं यमन में। वो यहाँ पे लगभग $80 बिलियन भेजते हैं जी हर साल एज ए रेमिटांस। रेमिटांस वो रहते हैं जी, रेमिटांस का मतलब है मनी, जो बाहर पीपल रहते हैं इंडिया के, वो घर पे जो पैसा भेजते हैं इंडिया में भेजते हैं वापस, उसे बोलते हैं रेमिटांस। तो 80 बिलियन USD एनुअली इनकी वजह से इंडिया कमाता है जी। दूसरा क्या है जी, दूसरा ये जी, इंडिया ने कोई स्टेप लिए हैं क्या इसके रिगार्डिंग। इंडिया के कुछ इनिशिएटिव हैं जी जो लिए। एक है जी ऑपरेशन राहत। जब इनका क्राइसिस शुरू हुआ था, ये यमन संकट शुरू हुआ था, यमन क्राइसिस 2014 में, 2014 में जब यमन क्राइसिस स्टार्ट हुआ था, तो 2015 में जी इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया था, ऑपरेशन राहत चलाया था एक ऑपरेशन। इसका टारगेट था कि यहाँ से 4000 इंडियंस जो फंसे हुए थे नेशनल को वापस लेके आया इंडिया, एयर के जरिए, सी के जरिए, मतलब हवाई जहाज़ गए या फिर शिप गए जी पानी के, वो लेके आए 4000 जो इंडियन वहाँ पे फंसे हुए थे यमन में। और इंडिया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी चलाता है जी, मतलब मानवता के बेस पे सहायता करता है यमन की। कैसे, वहाँ पे मेडिसिन वगैरह भेजता है, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह देता है जी इंडिया में जो नेशनल होते हैं उसके, यमन के। और फूड प्रोवाइड करता है जी, मेडिकल एड देता है यमन को। और क्या है जी, और यमन कैसे सहायता देता है, यमन जो यमनी नेशनल है जी, यमन के पीपल हैं, वो इंडिया के इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं जी, तो उन्हें एजुकेशन देता है इंडिया। तो ये इंडिया से ऐसे इन्वॉल्व होता है जी इंडिया यमन के साथ। तो इस न्यूज़ में इतना ही था जी, पूरा यमन क्राइसिस हमने समझ लिया। अब हम क्वेश्चन करेंगे जी आज के करंट अफेयर को स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये बताना है, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है नेशनल साइंस डे, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किसकी डिस्कवरी हुई थी जी। डिस्कवरी ऑफ जीरो, रमन इफेक्ट, पाइथागोरस थ्योरम, थोरियम रिजर्व इन इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, रमन इफेक्ट के डिस्कवरी की वजह से मनाया जाता है, अभी पढ़ा है हमने, बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड है जी, गावी वैक्सीन अलायंस इज ए प्रोग्राम बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये गावी वैक्सीन अलायंस हमने पढ़ा था जी सैटरडे को, सैटरडे को नहीं, मंडे को ही पढ़ा था जी, लास्ट डे में पढ़ा था। आपको बताना है ये किस किस के बीच में ये गावी वैक्सीन अलायंस, इंडिया यूएसए रसिया, यूके यूएसए, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है जी डी, नन ऑफ द अबव। फिर किसके बीच में है ये गावी अलायंस। देखो जी, वैक्सीन की जो प्रोडक्शन हो और डिस्ट्रीब्यूशन हो उसको प्रमोट करना इसका काम है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। किसने बनाई थी, वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन ने बनाई थी जी, एक NGO जी, आपने पढ़ा होगा, बिल एंड मेलिंदा गेट्स, जो बिल गेट्स हैं अमेरिका के, वो क्या है मेनली इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा फंडिंग देते हैं गावी अलायंस को। ये वैक्सीन डेवलपमेंट करने के लिए काम करती है जी, ताकि जो भी बीमारियां उनको मिटाया जा सके वर्ल्ड वाइड। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमेजोनियस 1 सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च्ड बाई इसरो थ्रू PSLV C-51 रॉकेट। आपको बताना है अमेजोनिया 1 सैटेलाइट है जो अभी लॉन्च किया है,
इसरो ने, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है? इट बिलोंग्स टू ब्राज़ील, ये अमेजोनिया 1 है जो ब्राज़ील का सैटेलाइट है क्या? सेकंड बोल रही है इट इज़ एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, बताओ जी कौन सी है? 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, दोनों करेक्ट या दोनों गलत है जी? जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, सी आंसर है जी इसका, दोनों करेक्ट हैं। ब्राज़ील का सैटेलाइट है ये और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड थ्रू सिंपल मेजोरिटी, आपको ये बताना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी क्या प्रोविज़न है, तो कौन कौन सी ऐसी प्रोविज़न है जो सिंपल मेजोरिटी से संशोधन किया जा सकता है संविधान में, पार्लियामेंट कर सकता है सिंपल मेजोरिटी से। रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं उनको सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किया जा सकता है क्या? कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिस्डिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पावर इंक्रीज की जा सकती है क्या सिंपल मेजोरिटी से संशोधन करके कॉन्स्टिट्यूशन में? डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जी, जो एरिया हैं, बाउंड्रीज होती हैं, उन्हें डीलिमिट किया जा सकता है क्या? फोर्थ है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, पार्लियामेंट की पावर ये है जी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है और प्रोसीजर है उसको ही सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर सके, क्या ये भी आता है क्या इसमें? आपके ऑप्शन है जी ये 1 2 3 1 3 4 2 3 या 1 2 3 4। देखो जी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ये जी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और बेसिक स्ट्रक्चर को सिंपल मेजोरिटी से बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो जहाँ जहाँ 4 है वो काट दो। अब आपको 1 पता है तो आप लगा दोगे ए आंसर। रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट को भी सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किया जा सकता है, तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड विच ऑफ दीज प्रोविजन दैट फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाते हैं और उन्हें पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता, संशोधन नहीं कर सकता कोई भी संसद, बताइए कौन सा है जी? फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ, कौन कौन से जी इनमें जिन्हें पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता, जिनमें संशोधन नहीं कर सकता? आपके ऑप्शन है जी 1 2 3 1 3 4 2 3 4 1 2 3 4। इसका करेक्ट आंसर है जी डी 1 2 3 4, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का सारा ही पार्ट है, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल भी है, इक्वलिटी भी, और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, रूल ऑफ लॉ भी, तो चारों को अमेंडमेंट नहीं कर सकता, तो 1 2 3 4 डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोकसभा, लोकसभा के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, ये आपको करेक्ट बताना है कौन सी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट बोल रही है लोकसभा हैज़ ए नॉर्मल टर्म ऑफ 5 ईयर आफ्टर विच इट ऑटोमेटिकली डिजोल्व, लोकसभा की 5 साल का कार्यकाल होता है जी, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही डिजोल्व हो जाती है, खत्म हो जाता है इसका कार्यकाल। नेक्स्ट है वंस द लोकसभा इज डिजोल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स नॉर्मल टेन्योर द डिजोल्यूशन इज इरिवोकेबल, अगर मान लो नॉर्मल पीरियड है जो इसका 5 साल से पहले लोकसभा डिजोल्व कर दी गई, डिजोल्व हो गई जी, तो उसका डिजोल्यूशन को दोबारा मतलब इरिवोकेबल है, इसको दोबारा, मतलब ऐसा नहीं है कि लोकसभा डिजोल्व होगी इसको नहीं, लोकसभा डिजोल्व नहीं है, दोबारा से इसे कॉन्स्टिट्यूट हो जाए बिना इलेक्शन के, उसके बाद तो इलेक्शन होगा ही होगा, तो ये सही है क्या? रिवोकेशन ऑफ नेशनल एमरजेंसी इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, जो नेशनल इमरजेंसी लगती है जी आर्टिकल 352 के अंतर्गत, आर्टिकल 352, वो क्या लोकसभा ही रिजॉल्व कर सकती है क्या उसका, मतलब रिवोकेशन मतलब रद्द, कैंसिल कर सकती है लोकसभा ही कर सकती है क्या उसे, एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा की है क्या? आपको करेक्ट बताना है कौन सी है। आपके ऑप्शन है 1 ओनली 1 2 1 3 1 2 3। देखो जी इसमें 1 2 करेक्ट है, बी थर्ड बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट कर सकता है जी नोटिफिकेशन जारी करके, ये बिल्कुल गलत बात है, प्रेसिडेंट भी कर सकता है, मतलब इसे लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। और फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है, मान लो लोकसभा एक बार डिसॉल्व हो गई तो फिर इलेक्शन ही हो गए, ऐसा नहीं दोबारा उसे लोकसभा के डिसोल्यूशन को रिवोक किया जा सके और फिर दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया बिना इलेक्शन के, तो ऐसा नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है जी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई है आपको,
आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, याद रखना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ द अदर इलेक्शन कमिश्नर एज द पार्लियामेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जी इतने एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है जी, और इतने इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जितने पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करता है। सेकंड बोल रहा है इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर द मैटर इज रिफर टू सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लो ये किसी फैसले पे इनमें मतभेद हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर में और जितने भी इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो क्या है मामला सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है सॉल्व करने के लिए। थर्ड बोल रही है कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर शैल बी डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। जो भी इनकी कंडीशन होती है ना, सर्विस कितना टेन्योर रहेगा, ये सब डिटरमाइन करता है प्रेसिडेंट। तो ये क्या बिल्कुल सही है क्या? आपको बताना है इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट कौन कौन सी है। आपके ऑप्शन है जी ये 1 ओनली, 2 1 2 1 3 या 2 3। देखो जी इनकरेक्ट बताना हमें। थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, प्रेसिडेंट ही डिफाइन करता है इनकी सर्विस और टेन्योर, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो जहाँ जहाँ थर्ड है उसे काट दो, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो अब रह गए बी और 1। अब इसमें देखो जी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करता बल्कि प्रेसिडेंट ही फिक्स करता है कितने इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, कितने मेंबर रहेंगे इसके, इसलिए गलत हो जाता है। और दूसरा इसलिए गलत है जी, क्यों? क्योंकि जब भी मान लो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, मतभेद होता है जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, तो क्या है मामला मेजॉरिटी से होता है जी। फिर दो जो मान लो एक डिसीजन ले रहे हैं, अगर मान लो 3 मेंबर हैं इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिला के इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया में, अगर मान लो 2 मेंबर एक साइड है और फिर एक रह गया जी एक साइड, तो जिधर 2 मेंबर है मेजॉरिटी जिसकी ज़्यादा है तो वो माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कोई रेफर नहीं करते, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा जी। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था जी।